जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपीएसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको नियम बताना चाहता हूं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो अभी पहली बार इस लेक्चर को जो है वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखो यार, अभी आपको पेन और पेपर अपने साथ लेकर बैठना है, बट कोई भी नोट्स अभी आपको बनाने नहीं है जब तक मैं ना कहूं। आपको ध्यान से पहले पूरे टॉपिक को सुनना है, समझना है। फिर उसके बाद में आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आपके एग्जामिनेशन के लिए नोट डाउन करने वाली, वो मैं आपके अलग से नोट डाउन करवा दूंगा हर एक टॉपिक के बाद, ठीक है। तो चलो, बिना देरी किए पहले टॉपिक को जो है वो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे एक ऐसे लीडर की जो सिंप्लिसिटी और ब्रिलियंस के प्रतीक थे। एक ऐसे लीडर जिन्होंने कहा है कि मीडिया मेरा मजाक उड़ा सकती है बट इतिहास मेरा मजाक कभी नहीं उड़ाएगा। क्योंकि मौन रहने के लिए कितना मजाक उड़ा है उनका आप जानते ही हैं कि हम किन की बात कर रहे हैं। एक ऐसे विजनरी जो ना सिर्फ इंडिया के प्रधानमंत्री बने बल्कि भारत के भविष्य की नींव भी रखी। इकोनॉमिस्ट थे भाई, ब्रिलियंट व्यक्ति। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, जिन्होंने देश के 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आर्किटेक्ट कहा जाता है। हमारी कंट्री में जो 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे ना, तो उनका आर्किटेक्ट मनमोहन सिंह जी को माना जाता है। बहुत महान ज्ञानी, इकोनॉमिस्ट। तो आइए इनके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। और क्यों हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि एक दुख की खबर सामने आई कि 26 दिसंबर 2024 को मनमोहन सिंह जी का एम्स में निधन हो गया। उनकी उम्र 92 ईयर्स की थी। एक ऐसे लीडर को खोने का दर्द सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया महसूस कर रही है। काफी सारे जो कॉमन मैन है, दे बेसिकली डोंट नो द रियलिटी। वो सिर्फ उनको एक ही चीज से जानते थे कि ब्लू कलर की पगड़ी और मौन रहने वाला व्यक्ति। ये फालतू में मजाक उड़ाया गया अननेसेसरली। एक तरफ मौन रहने पर लोग मजाक उड़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसे रील्स आ जाती है ना कि जो ब्रिलियंट आदमी होता है वो चुप रहता है, और जो जिसके पास कम दिमाग होता है वो ज्यादा भौंकता है या ज्यादा चिल्लाता है। तो उसमें लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट रियलिटी में जब ऐसी चीज होती है तो लोग उसको नकारते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ये इनके बारे में हम बात करेंगे। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के हर कोने से श्रद्धांजलि दी गई है इनको। यानी कि पॉलिटिकल सेक्टर से जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, पॉलिटिक्स में जितने भी लोग हैं, तो सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी, क्योंकि उनका योगदान सभी के लिए अमर है। तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी कोई चीज नोट डाउन मत करो। इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में बात करें तो इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था, पंजाब के एक गांव में जो अब पाकिस्तान में है। पार्टीशन के समय उनका परिवार भारत आ गया। शिक्षा के प्रति उनका जो लगन जो था वो शुरू से ही काफी हाई था। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में बैचलर और मास्टर किया। फिर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जाकर डी फिल की डिग्री जो है वो प्राप्त करी। आपको पता है उनकी थीसिस थी इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1951 टू 1960, जो उनके विजन का पहला कदम था।
फिर आगे की चर्चा करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और 1991 के रिवॉल्यूशन की जो है अगर हम लोग बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत तब एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हम लोग कहते हैं, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे जनरल स्टडीज के अंदर डिटेल में। पूरा इस पर एक चैप्टर है। हमारा जो राजस्व घाटा था, जिसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, वो 8.5% था, और फॉरेन रिजर्व लगातार खत्म होने की कगार में थे। तब डॉक्टर सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स को लागू किया, जो राव मनमोहन मॉडल कहलाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। इसमें क्या मेन चीजों पर जो है वो बात की गई कि एक्सपोर्ट के लिए फायदेमंद होगा कि रुपीस को डीवैल्यू करो। ये रुपीस का डीवैल्यूएशन, ये सब टर्म्स याद रखना है, और ये आपकी जनरल स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी तक अगर आपने जनरल स्टडीज की क्लासेस नहीं ली है, तो इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके क्लासेस लीजिए। और प्रॉपर एग्जामिनेशन, यानी कि आप बताइए इस फोन पे कॉल करके हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वाला बैच अलॉट किया जाएगा, और सिर्फ उस एग्जाम के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी आपकी होगी। और ये जनरल स्टडीज का हिस्सा है। इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स की डिवैल्यूएशन क्या होता है, एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स को लागू किया राव मनमोहन मॉडल। रुपीस को डिवैल्यूएट करो, लाइसेंस राज को खत्म करो, जो इंडस्ट्रीज के लिए एक नई शुरुआत थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करने पर फोकस किया गया। ये जो सुधार थे ना, ये भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत बन गए। तो जब उनका टेन्योर था एज अ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पद पर, तो 2004 में डॉक्टर सिंह भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर बने, और 10 साल तक उन्होंने देश की सेवा की। उनका टेन्योर इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर का संगम था। कुछ बड़े इनिशिएटिव्स जो उन्होंने लिए थे, वो मनरेगा 2005 में गरीबों को रोजगार का अधिकार दिया। आरटीआई एक्ट 2005 ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया। एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी के लिए राइट्स लेकर आए, अधिकार दिए। उनका फोकस इंक्लूसिव ग्रोथ पर था, जिसमें हर तबके को इंक्लूड किया जाए, सभी लोगों को शामिल करो, सभी लोगों की इक्वल ग्रोथ हो। डॉक्टर सिंह का विजन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। 2008 का इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट उनका एक बड़ा सक्सेस था। उन्होंने हमेशा भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्लोबल स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई थी। आखिर में डॉक्टर सिंह का जीवन हमें क्या सिखाता है? तो एक चीज क्लियर है बॉस, एकेडमिक ब्रिलियंस और एथिकल लीडरशिप का कॉम्बो ही एक सही लीडर को डिफाइन करता है। कि एक व्यक्ति जैसे कि आप हो, आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, है ना? तो अब ये एकेडमिक्स की चीजें आप पढ़ रहे हो, कंसेप्ट अपने क्लियर कर रहे हो, और प्लस उसके साथ यानी कि आपके पास नॉलेज आ गया, और उसके बाद अगर आप शांत व्यवहार के हो, शांत स्वभाव के हो, आप हर किसी से, जैसे होता नहीं कि किसी के हाथ में पावर आती है, तो आपने देखा हुआ ये मंत्री मंत्री के जो लौंडे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पुलिस वालों ने उनको रोक लिया तो तुरंत निकल के बहसबाजी, गुंडागर्दी। ये क्या है? पावर का मिसयूज। की पावर आपके पास आई तो आप एकदम ऐसे हो गए कि आप बदतमीज बन गए। बट वहीं आप सोचो कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो, और एकदम से कोई कोई बेचारा व्यक्ति आपके पास आया, है ना, और वो आपसे बहस कर रहा है, उसको पता नहीं कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो, और आपने उसको सॉरी बोल के निकल गए। अगर आपको लगा कि आपकी गलती है, कुछ भी, कोई भी XYZ होता है, कई बार जैसे ट्रैफिक में हो जाता है, कभी भी हो जाता है। फिर जब बाद में उसे पता लगेगा कि अरे बाप रे, ये तो इतने बड़े अधिकारी हैं, ये मैडम तो ऐसी हैं, अरे बाप रे इतनी ऊंची पोजीशन पे, ये सर तो इतने ऊंचे पोजीशन पे है। सोचो बाद में उसको पता लगेगा तो क्या हालत होगी उसकी। दो चीजें होंगी यहां पर। एक, अगर वो थोड़ा दिमाग वाला होगा, तो ये सोचेगा कि क्या गजब आदमी है यार, इसके एथिकल स्टैंडर्ड्स को सलाम है। और ये ऐसा कॉमन माइंडसेट वाला फर्जी आदमी होगा ना, छपरी जिसको बोलते हैं, वो चार लोगों को बताएगा अरे हमने तो आईएएस को हड़का दिया भाई। राइट, बट दूसरे उस पर हंसेंगे कि बेटा बेवकूफ, वो चाहे तो चुटकी बजा के तेरे को उठा के थाने में उल्टा लटका सकती थी, लटका सकता था। बट सोचो उनकी महानता कि सॉरी बोल के आगे बढ़ गए। तो वेन यू हैव पावर एंड वेन यू स्माइल,
और यू से सॉरी, दैट मीन्स यू आर मच मोर पावरफुल। तो ये एक चीज होती है पावर। छोटी सी पावर किसी के हाथ में होती है तो फुदकने लगता है, बट एक बड़ी पावर लेकर बैठा हुआ व्यक्ति जो होता है ना, वो किसी के सामने सिर्फ मुस्कुराता है या आगे बढ़ता है, शांत रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जब दहाड़ूंगा ना, और पहली चीज तो मैं इन बच्चों के सामने दहाड़ के मैं क्या ही हीरो बन जाऊंगा। तो वो खेलता उन लोगों के साथ है जिसके साथ खेलने में एक्चुअल उसको मजा आता है, बच्चों को नहीं हड़काता ये। तो दिस इज द गेम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आगे चल के ये गेम आपको खेलना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज जो है वो आप लोग के काम की है एग्जामिनेशन के लिए, जो आपको नोट डाउन करना है। अच्छा, मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने यहाँ पर जैसे बोला था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपने 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हो सकता है कि काफी सारे लोग बोल रहे हो अरे यार सर गलत गलत पढ़ रहे हो यार, गलत बता रहे हो हमें। देखो ये 13 14 दोनों ही है, क्योंकि 13th टेन्योर भी इन्होंने सर्व किया था और 14 टेन्योर भी सर्व किया था। अच्छा, मैं अभी के लिए आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ये तो लिख ही लो आप, ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, बट मैं एक टास्क आपको दे रहा हूँ। आपको जितनी भी लिस्ट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, वो आज के आज जो है वो आपको उसके नोट्स बना लेना है। ये आपको पता भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई, जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए या ना आए। हालांकि वनडे एग्जामिनेशन बहुत पूछती है, सिविल सर्विस उतना नहीं पूछती, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि सबसे लंबे समय का टेन्योर अभी तक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर किसका रहा है, और कितने दिनों का रहा है, कितना लंबा रहा है, एक एवरेज तौर पर भी अगर आप बता दोगे कि हाँ भाई इतने साल इतने दिन, जैसे 286 दिन है तो कितने साल 286 दिन, तो आप बताओ चलो कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि कौन है वो जिनका सबसे लंबा टेन्योर अभी तक रहा है एज अ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर। टॉप 5 तो आपको पता होना ही चाहिए कि टेन्योर वाइज की सबसे लंबा इनका टेन्योर रहा है। फिर उसके बाद पूरी लिस्ट तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि हाँ भाई ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट की भी लिस्ट पता होनी चाहिए, बट अभी के लिए प्राइम मिनिस्टर याद रखो, पहले एक एक करके टास्क दूंगा। तो इनका कंट्रीब्यूशन 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में रहा ही है, बस इतना ही लिख, आर्किटेक्ट इनको कहा जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, ये मेंशन कर देना। ठीक है। फिर उसके अलावा कभी कभी पूछ लेते हैं स्टेट पीएससी कब इनकी डेथ हुई। ठीक है। इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने बात करी ली, इनका जन्मदिन भी याद रख लेना स्टेट पीएससी के पर्सपेक्टिव से, कभी कभी पूछ लेते हैं, स्टेट पीएससी वाले पूछते हैं ज्यादातर। बाकी ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये किताब थीसिस इनकी जो है वो ध्यान में रखिएगा, इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1951 टू 1960, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। तो ये इनकी थीसिस थी, कभी कभी ये स्टेट पीएससी पूछ लेता है। सीनियर लेक्चरर थे, रीडर थे, प्रोफेसर भी रह चुके हैं इकोनॉमिक्स के पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो सब लिखने की जरूरत नहीं। फिर बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इनने काम किया, जैसे यूएनसीटीएडी। अब भाई फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे पोजीशन पर थे ये। ठीक है। इंपॉर्टेंट पोजीशन थी इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर की पोजीशन पर, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी की पोजीशन पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की पोजीशन पर। ठीक है। बाकी वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में आप अलग से पढ़ लोगे अपने उसके अंदर, तो मैं अलग से लिखवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो जनरल स्टडीज के आपके नोट्स में आएगा, तो उसमें करंट अफेयर्स में लिखने की आपको जरूरत नहीं है। इनका टेन्योर तो आपको ऑलरेडी पता है, देखो इंडिया के यहाँ पे आ गया 14 प्राइम मिनिस्टर, पहले मैंने लिखा था कि 13th लिखा होता ऊपर, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको इस प्रकार से, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। ठीक है। अब ये थोड़ा ध्यान में रखना, मनरेगा, आरटीआई 2005, राइट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009, एनएफएसए 2013, ये लिख लेना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मनमोहन सिंह जी का वो है कंट्रीब्यूशन। अब वो आपको देखो ईयर्स है, तो ईयर्स के अकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी पता लग ही जाएगा भाई ये प्राइम मिनिस्टर इस ईयर पे सर्व किया और इस ईयर पे ये पॉलिसी आई है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नाम पर वो पॉलिसी का थप्पा जो है वो लग जाएगा। तो बस यही चीज़ है, बाकी और कुछ नहीं है। इंडिया यूएस स्टेट सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008 में भी इनका एक रोल रहा है। पद्म विभूषण, ये लिख लेना, स्टेट पीएससी इस पर पूछ सकती है, पद्म विभूषण से 1987 में इनको सम्मानित किया गया था। एडम स्मिथ प्राइज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उनको 1956 में मिला था। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर भी इनको 1990s के समय पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल पब्लिकेशंस में, यानी कि बहुत सारे पब्लिकेशंस जो थे इंटरनेशनल लेवल के, तो उसमें उनको फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का टाइटल भी मिला।
ठीक है, बस यही चीज थी जो आपको जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। जितना मैंने बोला लिखने का सिर्फ उतना ही लिखोगे। अब देखो यार, ये जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है, ये 2-3 महीने में आपको देखने को मिल ही जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहला हमारा देश का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, आपस में रिवर को कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट। क्या आप मुझे कोई 3 पॉइंट्स बता सकते हैं कि रिवर को आपस में अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके तीन क्या फायदे हैं, तीन क्या बेनिफिट है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ अभी के अभी, वीडियो पॉज करके, टॉपिक सुनने से पहले। तो अब देखो, हम बात करेंगे हिस्टोरिक और गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। हम समझेंगे कि इस प्रोजेक्ट का रोल क्या है बुंदेलखंड के पानी की समस्या को सुलझाने में, इरिगेशन बढ़ाने में और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो देखो, तीन बेनिफिट्स तो सामने ही थे आपके आंखों के। तो काफी कुछ सीखेंगे हम लोग इसके बारे में। तो बुंदेलखंड का भविष्य केन बेतवा प्रोजेक्ट से मतलब कैसे बदलेगा, तो इस पर मेनली फोकस है। तो क्या है ये आखिर ये केन बेतवा प्रोजेक्ट? तो ये भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, जिसको हम लोग एनपीपी कहते हैं, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, इसके अंडर लॉन्च किया गया है। पीएम साहब ने इसका फाउंडेशन स्टोन खजुराहो मध्य प्रदेश में रखा है। लेकिन यह सिर्फ एक डैम नहीं, बल्कि पूरा एक ब्लूप्रिंट है। सुनो इसका स्केल क्या कहता है। केन से बेतवा, मध्य प्रदेश की केन रिवर से पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी तक ले जाएंगे। इसमें दो फेजेस हैं। फेज 1 के अंदर धुआंधार डैम से एक नहर जाएगी और पावर हाउसेस को बनाया जाएगा। फेज 2 के अंदर लोअर और डैम, इसके अलावा कोठा बैरेज का काम जो है वो किया जाएगा। ये पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 45,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अब सुनो, बेनिफिट्स का जैकपॉट। बुंदेलखंड के लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट एक नई उम्मीद है। ये क्या क्या बदलेगा आइए समझते हैं। पहली चीज तो इरिगेशन, सिंचाई। बताया जा रहा है कि 6.3 लाख हेक्टेयर जमीन पर हर साल पानी से सिंचाई होगी। ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो पीने के पानी की समस्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 62 लाख लोगों के लिए पीने का पानी मिलेगा। 100 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलार एनर्जी जो है वो ये प्रोड्यूस करेंगे। तो इतना सिग्निफिकेंस, इसका महत्व इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है। बुंदेलखंड जो हमेशा से एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर बहुत ज्यादा सूखे की परेशानी रही है और माइग्रेशन का शिकार रहा है, उसका लैंडस्केप बदलने वाला है। यहां पर बेटर सिंचाई होगी, पानी का एक्सेस सब तक पहुंचेगा और माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी जो है वो काफी हद तक जो है वो कम होगी। अब कहीं डेवलपमेंट के चक्कर में हम एनवायरमेंट को तो डैमेज नहीं कर रहे, ये भी सवाल कई बार जो है वो उठ रहा है कि नहीं? तो इसकी भी अगर हम लोग चर्चा करें तो पन्ना टाइगर रिजर्व 10% कोर एरिया इसका डूब जाएगा, पता है आपको? इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा चिंता वाली बात यही है कि पन्ना टाइगर रिजर्व का 10% जो मेन एरिया है वो पानी के नीचे डूब सकता है डैम लगाने के कारण। 23 लाख पेड़ काटने की जरूरत होगी और वाइल्ड लाइफ और प्रजातियों को भी इंपैक्ट होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ अश्योरेंस जो है वो दिए हैं। क्या अश्योरेंस दिए हैं? वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन के लिए कुछ स्पेशल मेजर्स की बात करी है कि कुछ उचित कदम उठाए जाएंगे। डेवलपमेंट और संरक्षण के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश जो है वो की जाएगी, बट क्लैरिटी अभी भी नहीं है कि क्या किया जाएगा। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो गाइस, सर आर्थर कॉटन ने 19th सेंचुरी में गंगा कावेरी कनेक्शन का आइडिया दिया था। यानी कि अगर हिस्ट्री की बात करें कि रिवर को लिंक करने का आइडिया, तो सर आर्थर कॉटन से हम लोग को देखने को मिल रहा है। और नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और आज भारत में 30 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स का प्लान है, जिसमें केन बेतवा का प्लान जो है वो सबसे पहला हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन चैलेंजेस भी काफी सारे इसमें हम लोग को नजर आते हैं। हर प्रोजेक्ट्स के अपने चैलेंजेस होते हैं। एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को कैसे बैलेंस करें, एक्यूरेट पानी का जो सरप्लस कैलकुलेशन है वो भी जरूरी है। भाई किसको ज्यादा मिले किसको कम मिले वाली भी समस्या हो जाती है ना। भाई पेड़ लगाओ, आप वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाओ जिससे कि जंगली जानवरों को
नुकसान ना पहुंचे, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। बट एक बात जरूर याद रखना, अगर हम ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज और स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ये प्रोजेक्ट एक हिस्टोरिक सक्सेस बनेगा। क्योंकि इंडिया के लिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ इरिगेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और लोगों की ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने का ही नहीं, बल्कि नेविगेशन और ये सब चीजें भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू शुरू होंगी आगे चल के। तो ये केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू था, जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते ही हैं। अब देखो, फैक्ट के लिए पहली चीज तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट डाल दो आप टाइटल। दूसरा, एक तो इंडिया का पहला है, ये पहला इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का प्रोजेक्ट है, जो कि किसके अंडर है? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर, एनपीपी के अंदर है। अभी इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में रखा। ये करंट अफेयर्स की न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ देना। अब इसके फायदे क्या है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के, तो मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं अलग से, वो आपको पता ही है अब ऑलरेडी। हर चीज लिखनी नहीं है, हर चीज के नोट्स नहीं बनाने। ठीक है। धाऊधान डैम इरिगेशन प्रोजेक्ट और फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, ये मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में हम लोग को देखने को रहा। कभी भी आ जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है अभी, तो इसका भी उद्घाटन हुआ। हाँ, इस प्रोजेक्ट का एम बस लिख लेना कि सरप्लस पानी कहां से कहां तक, तो केन नदी मध्य प्रदेश की है, वहां से बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में जो है, तो वहां तक। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है केन नदी और बेतवा नदी का ओरिजिन कहां से हुआ है? कौन सी स्टेट से और कौन सी लोकेशन से? नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना, एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, और ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। बट अगर केन और बेतवा के रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात हो रही है तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है, और ये दोनों ही यमुना नदी की ट्राइब्यूटरीज हैं, ये भी फैक्ट ध्यान में रख लेना। कॉस्ट इसका लिख सकते हो तो लिख लो नोट्स के लिए एक जनरल बेसिस पर, बाकी और जरूरत नहीं है। इसके बेनिफिट क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सिंचाई में हेल्प करेगा, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को पीने की पानी की समस्या रिड्यूस करेगा, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। जो सूखा इलाका है 13 डिस्ट्रिक्ट का उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की, उनको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, बट चिंता वाली बात यही है कि पन्ना टाइगर रिजर्व का ये लिख लेना, ये क्योंकि ये हर जगह मिलता नहीं है, कि 10% से ज्यादा एरिया पन्ना टाइगर रिजर्व का जो है पानी के नीचे जा सकता। इतना बड़ा एरिया पानी के नीचे आएगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि वहां पर पेड़ पौधे और जो जंगली जानवर है उनको कितना नुकसान पहुंचेगा, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं। गवर्नमेंट अश्योरेंस दे रही है कि हाँ वो कुछ ना कुछ करेगी, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी हाँ, ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का कंसेप्ट जो है वो 19वीं सेंचुरी में लाया गया, गंगा और कावेरी नदी को इरिगेशन और नेविगेशन के पर्पस से कनेक्ट करने के लिए, और पहली बार ये सर आर्थर कॉटन लेकर आए थे। ठीक है। अब नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जहां पे आपने लिखा है उसके बगल में आप ये भी लिख लो, जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, 1980 का प्लान है। ठीक है, बस बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर होपफुली आपने लिख दिया हो। ये दोनों ही नदी जो है वो ओरिजिन ओरिजिन होती है दोनों ही नदी का कहाँ से? मध्य प्रदेश से ही, कंफ्यूज नहीं होना है। रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट ओमकारेश्वर में बहुत बढ़िया चल रहा है, फ्लोटिंग पहला, मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ओमकारेश्वर के अंदर, ये लिख चुके हो आप ऑलरेडी, लिखने की जरूरत नहीं है। बस यही था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपने पूरी चीज अच्छे से नोट डाउन भी कर ली होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आप देखो यार, अगले टॉपिक की जो है वो चर्चा करें, डोमेस्टिक माइग्रेशन के ट्रेंड्स और उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में हम बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनना। एक रीसेंट रिपोर्ट आती है, बताया जाता है कि 400 मिलियन ड्रीम्स जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिश करी है, 400 मिलियन ड्रीम्स। ये एक रीसेंट रिपोर्ट है बॉस, ये 400, जिसका टाइटल है 400 मिलियन ड्रीम्स। और ये भी ध्यान में रखने की क्वेश्चन आ सकता है, किसने रिलीज करी है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। अभी लिखो मत, मैं लिखवा दूंगा। सीनेक के द्वारा जो है ये रिलीज की गई, और इस रिपोर्ट के अंदर एक शॉकिंग ट्रेंड रिवील किया गया है कि इंडिया में डोमेस्टिक माइग्रेशन 2011 से 2023 के बीच 12% तक गिर गया है। इसका रीजन क्या है और इसका इंपैक्ट क्या होगा, यही समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं काफी डिटेल में। तो सबसे पहले तो माइग्रेशन का गिरता ग्राफ। 2011 में डोमेस्टिक माइग्रेंट्स का नंबर था
45.58 करोड़, जो 2023 में रिड्यूस होके 40.20 करोड़ हो गया। अच्छा, होपफुली माइग्रेशन क्या है, डोमेस्टिक माइग्रेशन सभी को पता होगा। अरे जैसे हम एक सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में जा रहे हैं, एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं, यह है माइग्रेशन। समझ रहे हो? बस। तो अब सुनना, मतलब किसी जगह में लोग जो आते हैं तो उसको माइग्रेशन कहते हैं, और किसी जगह को छोड़कर जाते हैं तो उसको एमिग्रेंट्स कहते हैं, है ना, इमिग्रेशन कि छोड़कर गए। समझ गए? तो ई और एम का ही बस डिफरेंस है, बाकी सेम चीज है, मीनिंग सेम ही है कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना। जो व्यक्ति जो अपनी जगह को छोड़ रहा है वो एमिग्रेशन कर रहा है, ई वाला। और माइग्रेशन का मतलब किसी जगह पर लोग आ गए तो ये गिर गया है। पॉपुलेशन का माइग्रेशन रेट भी 37.64% से गिरकर 28.88% पर आ गया। वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक जैसे स्टेट्स अब ज्यादा माइग्रेंट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा लोग इस क्षेत्रों में जा रहे हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में माइग्रेंट्स का शेयर गिर रहा है, यानी कि लोग महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से दूर भाग रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता जैसी सिटीज अब भी मेजर माइग्रेशन हब है। यहां पर अभी भी लोग जो है वो भारी मात्रा में जो है वो घुस रहे हैं। स्टेट लेवल कॉरिडोर जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुर्शिदाबाद, कोलकाता और वलसद, मुंबई जैसे रूट्स काफी एक्टिव है। अप्रैल जून में माइग्रेशन पीक करता है, सबसे टॉप पे रहता है, क्योंकि तब काम की डिमांड ज्यादा होती है। और नवंबर दिसंबर में भी एक सेकेंडरी पीक होता है, फेस्टिवल्स और शादियों की वजह से। तो ये चीज है। अब क्या कारण है भाई, क्यों माइग्रेशन गिरा? तो पीएम मुद्रा योजना और पीएम ग्राम सड़क योजना जैसी स्कीम्स ने रूरल एरियाज, गांव क्षेत्रों में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई हैं। आयुष्मान भारत और डिजिटल इंडिया ने हेल्थ केयर और एजुकेशन का एक्सेस इंप्रूव किया है। तो भाई लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं? काम के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। बट वही सेम चीज उनकी अगर लोकेलिटी में उनको मिल जाए तो उनको क्या जरूरत छोड़ने की? तो कारण यही है माइग्रेशन डिक्लाइन होने का, कि भाई लोग वेरियस स्कीम्स के थ्रू लोगों को रोजगार वगैरह मिल रहा है, तो लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बात समझ में आई? क्लियर? तो ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल एज दैट। और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। माइग्रेशन अगर डिक्लाइन हो रहा है तो दैट डजंट मीन कि चिंता वाली बात है, ये पॉजिटिव चीज है कि भाई सरकार की स्कीम्स का बेनिफिट लोगों तक पहुंच रहा है, इसलिए लोग जो है वो अभी अपने लोकल एरिया पर ही अपना रोजगार कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सुनना, इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। पहला तो अर्बन एरियाज में लेबर की शॉर्टेज हो सकती है। देखो, कहीं फायदा तो कहीं नुकसान। अब शहरी क्षेत्रों में लेबर, अगर रूरल एरियाज में लोगों को काम मिल रहा है तो वो शहर में नहीं आएंगे। शहर में नहीं आएंगे काम करने के लिए तो डेवलपमेंट रुकेगा। बोलो हाँ या ना? तो अर्बन एरियाज में लेबर शॉर्टेज। अब लेबर शॉर्टेज की वजह से आज की रेट में देखो लेबर कितनी महंगी हो गई है। एक कॉर्पोरेट सेक्टर में कमाने वाले से ज्यादा व्यक्ति, मतलब उसकी कमाई से ज्यादा एक लेबर की कमाई है भाई। दिन के 1,000 1,000 800 800 रुपए तो नॉर्मल है। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज कर सकता है ये। लेबर अगर महंगी हो जाएगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो महंगा होगा ना। गांव क्षेत्रों में वर्कफोर्स का रिटेंशन इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकता है। फिर ये गांव के लिए अच्छा है, कहीं अच्छी है चीजें तो कहीं गड़बड़ वाली चीजें हैं। गांव क्षेत्रों में बेटर एजुकेशन और हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ेगी। अर्बन एरियाज के एडवांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को मिस करने का रिस्क है, ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। स्लो अर्बनाइजेशन सिटीज की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंपैक्ट कर सकती है। अर्बन एरियाज का प्रेशर कम होगा, लेकिन रूरल एरियाज में रिसोर्सेज की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। रूरल एरियाज में चाहिए ना लोग, अगर रूरल एरियाज में रहेंगे तो पूरा शिफ्ट जो है वो रूरल एरियाज की तरफ चला जाएगा। तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव थे, जैसे कि पीएम स्वनिधि स्कीम, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो क्रेडिट स्कीम है जो 10,000 तक का लोन प्रोवाइड कराती है। ONORC स्कीम और मेरा राशन ऐप माइग्रेंट्स को कहीं पर भी फूड सिक्योरिटी देने के लिए, है ना। तो ये सब चीजें जब सरकार ने जो शुरू करी, ये स्वनिधि स्कीम हुई, ये स्कीम हुई, है ना, वन नेशन वन राशन कार्ड वाला हुआ, मेरा राशन एप्लीकेशन हुई, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कुछ दिनों पहले इसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था मेरे ख्याल से। पेंशन स्कीम है ये ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए, है ना। तो इससे जो है वो लोगों को वो फायदा मिला और लोग जो है फिर माइग्रेट नहीं कर रहे हैं बस। तो ये चीजें, इसके कई फायदे होते हैं तो कई नुकसान होता है। अच्छा टॉपिक है ये, बट इसमें अभी के लिए सिर्फ आप ये लिखें कि भाई ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रिपोर्ट है
जिसका टाइटल है 400 मिलियन ड्रीम्स, जिसके अंदर ये बताया गया कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक माइग्रेशन इंडिया के अंदर जो है वो डिक्लाइन हुआ है। बस कितना क्या हुआ है वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। अब क्यों डिक्लाइन हुआ उसका एक आपको आइडिया लग गया है कि भाई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट इसका नुकसान भी अब आपको पता लग गया है कि हाँ भाई, अगर लोगों को रूरल एरियाज में बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लोग अर्बन एरियाज में नहीं आएंगे, और अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट रुक जाएगा लेबर शॉर्टेज की वजह से। समझ रहे हो? क्योंकि अर्बन एरियाज जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इनके ऊपर। ये स्कीम के नाम लिख लो, सिर्फ नाम लिखना है ना। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, ये स्वनिधि लिखेंगे बस आप। फिर इसके अलावा लिख लो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, मेरा राशन ऐप। अब ये इसी के अंदर लिखना है ना, इसके अंदर बुलेट पॉइंट बनाना, अलग से पॉइंट बनाना। वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर डैश करके लिख देना मेरा राशन ऐप, क्योंकि ये इसी के अंदर आती है। बस। अब आप बोलोगे सर इस स्कीम के बारे में डिटेल में लिखने के लिए क्यों मना कर रहे हो? अरे भाई, इतनी बार ये स्कीम न्यूज में आएंगी ना, अभी देखते जाओ आप, बस रेगुलरली फॉलो करो कि आपको पूरी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको क्लास में चीजें याद करवाना, दिमाग में बैठाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ना कि नोट्स लिखवा लिखवा के फालतू में आपकी किताबें भरना जो किसी काम की होगी नहीं। भाई नोट्स इतने बनाओ कि सिर्फ उसको 3 बार रिवाइज करना है आपको, बस। अब नोट्स ही अब किताबों की तरह बना दोगे तो कहाँ से रिवाइज होगा? देख की हालत खराब हो जाएगी। यही तो लोग गलतियां करते हैं। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ये बड़े ध्यान से सुनना, है ना। बायोडायवर्सिटी क्रेडिट मार्केट चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये इसका टाइटल है। ये एक ऐसा कंसेप्ट, ये टाइटल नहीं, ये सिर्फ ऐसा कंसेप्ट है जो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमारा, उसके संरक्षण और मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म को जोड़ने की कोशिश करता है। पर इसमें काफी सारी चुनौतियां हैं, और आज हम इस टॉपिक को सिंपल तरीके से समझेंगे। बहुत ध्यान से पूरे फोकस के साथ सुनना, नहीं तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक टिपिकल है। पहले न्यूज देखते हैं। रीसेंट स्टडी की वजह से ये टॉपिक जो है वो न्यूज में आया है। और स्टडी जो है वो क्या है? तो प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी, यहां पर एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें डाउट्स उठाए गए हैं कि क्या बायोडायवर्सिटी क्रेडिट मार्केट अपने कंजर्वेशन गोल अचीव कर पा रही है या नहीं। स्टडी ने बताया कि मेथोडोलॉजिकल और रेगुलेटरी गैप्स की वजह से यह सिस्टम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क्स, इसके टारगेट के हिसाब से हमें 200 बिलियन यूएस डॉलर हर साल लगाने पड़ेंगे 2030 तक बायोडायवर्सिटी के ऊपर, जैव विविधता के ऊपर। पर यह कैसे होगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं, और इसलिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अभी देखो, अभी जो टॉपिक में मैंने आपको बताया, अभी आपके पर कच्चे उड़ गए होंगे, दिमाग फट गया होगा कि अरे भाई यार ये क्या है, ये समझ में नहीं आया सर, फिर से रिपीट करो। ऊपर से गया, देखो रिपीट करूंगा, बट अब ध्यान से सुनना, पहले कंसेप्ट समझो। बायोडायवर्सिटी क्रेडिट होता क्या है ये समझना पहले बहुत जरूरी है, दिमाग को खोल लो। बायोडायवर्सिटी क्रेडिट एक तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेजरेबल बायोडायवर्सिटी आउटकम्स को रिवॉर्ड करते हैं। नहीं समझ में आया? और सिंपल करता हूं। ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो रेन्यूएबल है ना, मतलब रिसाइकल कर सकते हो जिसको आप, बस एज सिंपल एज दैट, ये समझो। तो वह एनवायरमेंट के लिए अच्छा है ना। तो उसमें क्या होगा, आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आप जितना एनवायरमेंट को कम पल्यूट करोगे उतने आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो यह है बायोडायवर्सिटी क्रेडिट्स, कि आप जैव विविधता या एनवायरमेंट के संरक्षण के लिए आपको पैसा मिल रहा है। एक और एग्जांपल लो। अगर कोई कंपनी फॉरेस्ट रीस्टोर करके, यानी कि जंगल ऐसे एक जगह है वो पूरी बंजर हो गई है, वहां पर उसने पेड़ लगा दिए, या किसी एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया, कोई प्रजाति वो खत्म होती जा रही है, तो उसको उसने संरक्षण दिया इन सीटू एक्स सीटू कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, तो उन्हें क्रेडिट मिलता है। एज सिंपल एज दैट। ये कार्बन क्रेडिट्स के कंसेप्ट जैसा ही है। जैसे कार्बन क्रेडिट्स के अंदर CO2 वाले क्रेडिट होते हैं ना, कि आप पोल्यूशन करोगे
वो एक टाइप वो लगा दिया गया था, कार्बन मार्केट पढ़ा था ना हमने कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, याद आ रहा है? जैसा कार्बन मार्केट है वैसा ही ये बायोडायवर्सिटी क्रेडिट है। कार्बन मार्केट के अंदर फोकस किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर। यहां पर फोकस किया जाता है कि आप जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के लिए क्या कर रहे हो। तो जो कंपनी अच्छा करती है उसको पैसा मिलता है, क्रेडिट मिलता है। समझ में आ गया? अब ये क्लियर हो गया कि बायोडायवर्सिटी ये क्रेडिट क्या है, बता दोगे आप, कोई पूछेगा तो? अब सुनो, आज मार्केट की वैल्यू सिर्फ $8 मिलियन है, पर ये 2030 तक $2 बिलियन और 2050 तक $69 बिलियन तक पहुंच सकता है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के अंडर बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस इस मार्केट की स्केलेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पर काम कर रहा है, यानी कि इस बायोडायवर्सिटी क्रेडिट मार्केट को बढ़ाने के ऊपर काम कर रहा है। तो इसलिए ये सोचो कि इसका कितना बड़ा आज की डेट में जो है वो, अब कह सकते हो कि स्कोप है कि जिस पर काम किया जाए तो पैसे भी मिलेंगे और एनवायरमेंट भी बचेगा। अब समझते हैं इस मार्केट की चुनौतियां। अब देखो, कार्बन क्रेडिट्स में स्टैंडर्ड्स यूनिट होती हैं कि हाँ भाई इतना यूनिट कार्बन रिलीज किया, इतना किया, इतना नहीं किया। अरे जैसे कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिलीज किए या प्रोटेक्ट किए, बचा लिए। पर बायोडायवर्सिटी क्रेडिट्स में ऐसा है ही नहीं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। हेक्टेयर्स या दूसरे मैट्रिक्स यूज होते हैं जो इकोलॉजिकल वैल्यू को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करते। भाई सिंपल सी बात है, एक क्षेत्र है, वहां पर बड़े बड़े पेड़ है, विशाल पेड़ है ना। अब किसी वजह से वो पेड़ वहां पे खत्म हो गए कुछ सालों के अंदर, कुछ इशू आया, मिट्टी बंजर हो गई, केमिकल गिर गया, या जो भी डिजास्टर हुआ। अब एक कंपनी ने उसी क्षेत्र को रिस्टोर कर दिया, वहां पर उन्होंने छोटे छोटे प्लांट की सैपलिंग्स लगा दी, पौधे लगा दिए, कलियां लगा दी। क्या वो इतने बड़े विशाल पेड़ जो एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्या वो छोटे पेड़ केपेबल है प्रोटेक्ट करने के सेम लेवल पे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए बायोडायवर्सिटी का जो मेजरमेंट है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई आप उसको मेजर कैसे करोगे। तो कोई ऐसी कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है इसको अभी के लिए मेजर करने की, और इस पर काम चल रहा है। दूसरा, इकोसिस्टम प्लेस स्पेसिफिक होते हैं। एक अमेजोन फॉरेस्ट और एक हिमालयन फॉरेस्ट का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, है ना भाई। अमेजोन फॉरेस्ट अपनी जगह अलग काम कर रहा है, हिमालयन फॉरेस्ट अपनी जगह अलग काम कर रहा है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का इशू है सबसे बड़ा। तो फिर उसके अलावा बायोडायवर्सिटी ट्रेंड्स ट्रैक करना मुश्किल है, और एडिशनैलिटी इंश्योर करना भी काफी रिसोर्स इंटेंसिव होता है। एक एग्जांपल लेते चलो, एक फार्मर अगर बायोडायवर्सिटी क्रेडिट लेकर अपनी जमीन को संरक्षित करता है तो नई जगह डिफोरेस्टेशन शुरू कर सकता है। ये भी तो एक इशू है ना, एक लीकेज प्रॉब्लम। यानी कि एक व्यक्ति बोल रहा है कि देखो मैं तो अपनी जमीन में पेड़ लगा रहा हूं, बट उसको रहने के लिए दूसरा घर चाहिए तो दूसरी जमीन बर्बाद कर रहा है दूसरे की। तो ये सब बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो आज की रेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चिंता वाली बात है। तो मार्केट बेस्ड अप्रोच काफी क्रिटिसिज्म फेस जो है वो कर रहा है। कंपनी सिर्फ बायोडायवर्सिटी क्रेडिट खरीद के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर लेती हैं, रूट कॉज खत्म नहीं हो रहा। पुअर रीजन्स, ये सेम जो कार्बन डाइऑक्साइड के इशू में, कार्बन मार्केट के इशू में हमें देखने को मिला था ना, वो सेम यहां पर भी है। सिस्टमैटिक चेंज डिले एक मैकेनिज्म, एक तरह का सोल्यूशन है। रियल चेंज तब आएगा जब डिफॉरेस्टेशन और अनसस्टेनेबल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन को डायरेक्टली एड्रेस किया जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन जो है वो क्या हो सकते हैं गाइस? तो चार चीजें हैं। पहले तो भाई डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो लोग पेड़ काट रहे हैं उसको रोको, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करो, फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग कम से कम करो। फिर आपके पास वो नहीं है, कैलकुलेट करने की कोई यूनिट नहीं है, तो स्पेसिफिक मेट्रिक्स बनाए जाने चाहिए जो इकोलॉजिकल, कल्चरल और सोशल फैक्टर्स को इंक्लूड करें। ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग हो और स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हो, और डायरेक्ट कंजर्वेशन जैसे कम्युनिटी लेड प्रोजेक्ट शुरू करो। जो इकोसिस्टम पूरी तरह से उजड़ गया है उसको रिस्टोर करने पर फोकस करो। एग्रीकल्चर और माइनिंग इंडस्ट्रीज को सर्कुलर इकोनॉमी अडॉप्ट करना होगा और बायोडायवर्सिटी के गोल के साथ अलाइन करना होगा। तो ये है एक बायोडायवर्सिटी मार्केट
क्रेडिट मार्केट का पूरा टॉपिक। तो क्लियर हुआ आपको? आप अभी के लिए सिर्फ ये लिखेंगे, ये स्टडी का लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्विनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और आपका एक टास्क भी, आपको इस फ्रेमवर्क के बारे में आज पढ़ना है। और वैसे तो ये पूरी चीज हमारे उसमें पढ़ाई जाती है जनरल स्टडीज के अंदर, यानी कि हमारी जो क्लासेस होती हैं। ठीक है। इसने आइडेंटिफाई किया हुआ है बायोडायवर्सिटी क्रेडिट को कि भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंस मैकेनिज्म है। और इनका टारगेट क्या है? टारगेट में लिख देना 200 बिलियन यूएस डॉलर, इससे जो है वो आएंगे 2030 तक। पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख लो, जो मैंने आपको समझाई है वो समझ में तो आएगी आपको कि बायोडायवर्सिटी क्रेडिट क्या है। क्वांटिफाइबल और ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अरे जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो आप तो बस। वो कार्बन, अपने कार्बन मार्केट जैसे देखा ना, सेम वही है बायोडायवर्सिटी क्रेडिट्स। जैसे कार्बन क्रेडिट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जैव विविधता को बढ़ाना, बस। इसकी करंट वैल्यूएशन जो है वो क्या है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ ये लिख लो कि इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग 2030 तक 2 बिलियन और 2050 तक 69 बिलियन का प्रोजेक्शन है इसके मार्केट का। कितना बड़ा इसका मार्केट हो सकता है। चैलेंजेस क्या है ये मैंने आपको बता दिए, आपने सुन लिए। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी वो मैंने आपको बता दिया, वो आपने सुन लिया, बस उतना ही करना है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं। नोट सिर्फ जितने मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ उतने जो है वो आप लिखेंगे। दैट्स इट। देखो गाइस, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ऐसे टॉपिक कंफ्यूजन क्रिएट जल्दी करते हैं, है ना। तो रुपीज REER, ये क्या है इसको हम समझेंगे। रुपीज रीर, ठीक है। तो ये है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। क्या है? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से नवंबर 2024 में रीर 108.14 तक पहुंच गया है, इस साल का हाईएस्ट। टेंशन मतलब क्या है, ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इसका मतलब क्या है, ओवर वैल्यूएशन क्या होता है, इसका भारत की इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सब हम सिंपल तरीके से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि नीर और रीर क्या है। ये दो चीजें देखो भाई, एक है नीर और दूसरा है रीर। नीर मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। मेरे साथ रिपीट करो, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये क्या है? नीर। और रीर मतलब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, समझ में आया? अब इन दोनों में एक्सचेंज रेट है, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट दोनों में कॉमन है। एक्सचेंज रेट तो समझते हो ना भाई, हम अपनी करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर रहे हैं, ये हुआ एक्सचेंज रेट, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नीर पर फोकस करो। नॉमिनल एक वेटेड एवरेज है करेंसी का दूसरी ट्रेडिंग पार्टनर करेंसीज के साथ, पर ये इन्फ्लेशन का फैक्टर नहीं लेता। मतलब नॉमिनल मतलब कि बिना इन्फ्लेशन को ध्यान में रखे, बिना मुद्राफीसती महंगाई को ध्यान में रखे, कि हाँ भाई इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है उसके कंपैरिजन में यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी अभी ये चल रही, तो ये हो गया नॉमिनल। बट उसको अगर कंपेयर करें पहले के मुकाबले, तो वो हो जाएगी रियल, कि भाई पहले इतनी थी, पहले 50 $1 मिल जाता था 50 रुपए में, अब 80 रुपए 84 रुपए देकर $1 मिल रहा है। समझ रहे हो? तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर का एडवांस्ड वर्जन है, जब इन्फ्लेशन डिफरेंस को एडजस्ट करता है। इसका मतलब है रीर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर एक क्लियर पिक्चर देता है कि भाई पहले कितना था अब कितना है। तो ज्यादा इफेक्टिव कौन सा हुआ? रीर, जो हमें रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बता रहा है। नॉमिनल तो बिल्कुल जो चल रहा है वो चलने दो, उसमें कोई इन्फ्लेशन का मुद्दा नहीं, बट रीर के अंदर इन्फ्लेशन देखा जाता है। सिंपल भाषा में बोले तो नीर एक सुपरफिशियल नंबर है, जबकि रीर रियल ग्राउंड रियलिटी दिखाता है कि भाई क्या औकात चल रही है अभी। समझ रहे हो? आप सुनो, आरबीआई की अगर हम जो है वो चर्चा करें, तो आरबीआई के इंडेक्स की चर्चा करें तो आरबीआई की 36 करेंसी बास्केट का उपयोग करके रीर कैलकुलेट होता है। यानी कि आरबीआई 36 करेंसी
के बास्केट को जो है वो क्या करता है, इवैल्यूएट करता है। 36 करेंसी बास्केट्स को इवैल्यूएट करने के बाद फिर अपना आंकड़ा जो है वो शो करता है। ये पहला फैक्ट तो आपको जो है वो ध्यान में रखना है ना। आरबीआई के पास कितनी करेंसी बास्केट में कितनी करेंसीज है, 36 करेंसीज है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। इसका उपयोग करके आरबीआई कैलकुलेट कर लेता है रीर को। जब वैल्यू 100 के ऊपर होती है तो इसका मतलब होता है ओवर वैल्यूएशन, और इसका असर एक्सपोर्ट पर नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल, नवंबर 2024 में रीर 108.14 तक पहुंच गया, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए हैं और इंपोर्ट सस्ते। समझ रहे हो, हम जो एक्सपोर्ट करेंगे वो महंगा हो जाएगा और जो इंपोर्ट करेंगे वो सस्ता हो जाएगा। तो ये तो हमारे लिए नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स हमारा महंगा होगा तो कोई हमसे खरीदेगा क्यों। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ओवर वैल्यूएशन का इफेक्ट क्या है ना, बहुत सारी चीजें। तो इंडियन एक्सपोर्ट महंगे होते हैं और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है, लेकिन इंपोर्ट सस्ते होते हैं। इसका मतलब है ट्रेड डेफिसिट का रिस्क बढ़ता है कि हम दूसरी कंट्री को ज्यादा पैसा दे रहे हैं इंपोर्ट सस्ते होने के कारण। तो ये ओवर वैल्यूएशन बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। और नॉमिनली रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट वीक होता है, पर रीर के बेसिक बेसिस पर ओवर वैल्यूड है। दूसरी करेंसी जैसे यूरो, पाउंड, येन के कंपैरिजन में रुपी स्ट्रांग है। तो ये बेसिकली नॉमिनल वर्सेस रियल का ट्रेंड हम लोग को जो है वो एक प्रकार से देखने को मिलता है। तो उसमें कंफ्यूजन होगी आपको, तो ये कंफ्यूजन मत रखो दिमाग में। इसमें क्या क्या फैक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये देखो यार, ये सब ट्रेंड जो है एकदम से गिरते नहीं है। इसके पीछे कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं। अगर इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स ज्यादा प्रोडक्टिव है तो रुपी का वैल्यूएशन अफेक्ट होता है। हाइयर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन से कॉम्पिटिटिवनेस और घट जाती है। अब भाई मुद्रा फीसदी महंगाई होगी तो कंपटीशन तो घटेगा ही घटेगा ना। यूएस बॉन्ड यील्ड और डॉलर के साथ से मतलब स्ट्रेंथ होने से रुपी पे डायरेक्ट असर पड़ता है। यानी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर स्ट्रेंथन होगा तो रुपीस पर फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यही इशू है। तो इसके सोल्यूशन की बात करें तो एक्सपोर्टर्स के लिए हम लोग को कुछ काम करना जरूरी है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग बनाना जरूरी है, क्योंकि ये जो अभी हुआ है ना ओवर वैल्यूएशन, ये हमारे लिए एक चिंता वाली बात है कि भाई हमें इस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो आपके नोट्स की अगर हम बात कर लें, क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ यही चीज आपको समझनी थी, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान में रखो कि आरबीआई जो है वो अपनी ये रुपीस की रीर और नीर रिपोर्ट जो है वो जारी करता है। ठीक है। अब रीर और नीर क्या है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नीर का फुल फॉर्म लिख लेना, रीर का फुल फॉर्म लिख लेना, और ये पूरा लिख लेना। हाँ। अब आरबीआई की जो करेंसी बास्केट है वो 36 करेंसी का बास्केट है, वो भी ध्यान में रखना। उसका उपयोग करके आरबीआई रीर को कैलकुलेट करता है। रीर मैंने आपको बता दिया ना कि किस आधार पर होता है, इन्फ्लेशन, मुद्रा फीसदी ध्यान में रखना, महंगाई, उसका अंतर के तौर पर रहता है। बस इतनी चीजें आप ध्यान में रखो बस। इसके अलावा आपको और कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। हाँ, एक और चीज, अगर वैल्यू 100 से ऊपर हो गई तो वो ओवर वैल्यू हो जाएगी, और ओवर वैल्यूएशन का मतलब जो है आपका एक्सपोर्ट जो है वो कम होगा और इंपोर्ट चीप हो जाएगा, या एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। लिख देना, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस महंगा ही होता है वैसे। मतलब रिड्यूस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मतलब कि आप एक्सपोर्ट लेवल पर कंपीट नहीं कर पाओगे, या एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट लिख दो और चीप इंपोर्ट लिख दो। एक्सपोर्ट करना महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट करना जो है वो सस्ता हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर इस पर आप अपना मेंशन कर सकते हो। इससे ट्रेड बैलेंस जो है वो बिगड़ेगा, ट्रेड डेफिसिट की प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो बस, बाकी और ये सब लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, तो फिर ये कंफ्यूजन आपको जो है वो क्रिएट करेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप ही देंगे। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, और इस टॉपिक का आंसर तो आपको ही देना चाहिए, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, पूरा फैक्चुअल टॉपिक है। नेक्स्ट, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि भाई इलेक्शन के समय पर जो है वो क्या आचार संहिता, क्या नियम हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। अभी जो अमेंडमेंट हुआ है तो उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया पब्लिक एक्सेस कुछ पर्टिकुलर इलेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो पब्लिक को नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि उसमें वोटर प्रिवेसी को जो है वो ध्यान में रखा गया है। अमेंडमेंट जो है वो इनिशिएट किया गया जब
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डायरेक्शन जो है वो दिए। फिर कहा गया ईसीआई को कि वो इलेक्शन मटेरियल प्रोवाइड कराए इंक्लूडिंग सीसीटीवी फुटेज। आरटीआई एक्टिविस्ट और अपोजिशन पार्टी जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस मूव को और आर्ग्यू किया कि ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए एक कॉम्प्रोमाइज है इलेक्टोरल प्रोसेस में। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, उतना कुछ खास नहीं था। अब कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल से रिलेटेड ये क्वेश्चन और वोटर की प्राइवेसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्राई करना है 120 वर्ड में इसका आंसर जो है वो देने की। और थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर गाइस। और लाइक का बटन जरूर हिट करा करो। और आज आप जानते हैं लास्ट डे ऑफ द ईयर है, ज़्यादा पार्टी वगैरह आप लोग को अभी करना नहीं है। अभी सिर्फ फोकस करो अपनी पढ़ाई के ऊपर, सिलेक्शन लो, फिर उसके बाद जिंदगी भर हर दिन आपकी पार्टी होगी यार। इसी दिन पे आपको ना जाने कितनी जगहों से इनविटेशन होगा, बट आप जाओगे नहीं क्योंकि आपके घर में इतनी बड़ी ग्रैंड पार्टी होगी कि दुनिया मतलब पूरे आपके शहर के जो है वो जितने बड़े बड़े लोग हैं वो एक बार आपके घर पे विजिट करने जरूर आएंगे। तो अगर रॉयल पार्टी करनी है तो छोटी मोटी पार्टी को इग्नोर करना सीखो, तब जाकर रॉयल पार्टी के होस्ट रहोगे आप। और होस्ट क्या, आपके लिए तो जहां पहुंच जाओ, जहां कदम रखोगे वहां आपकी पार्टी रहेगी भाई, रोज पार्टी रहेगी। तो इसलिए न्यू ईयर की पार्टी वार्टी पर फोकस मत करो, घर वालों का आशीर्वाद लो, घर वालों के साथ डिनर करो बस। किसी को जाना है बाहर दोस्तों के साथ तो थोड़ी देर चले जाओ, पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि देखो, और बाकी अल्कोहलिज्म और इन सब चीज़ों में मत रहना। ये कुछ नहीं करेगी, आपके ब्रेन सेल्स मेमोरी सेल्स को जो है वो खराब करेगी, और ये आपके लिए जो है वो काफ़ी सिचुएशन जो है वो बिगाड़ के रखेगी। चलो, अब मैं मिलूंगा आपसे अगले साल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद गाइस।